एसआईपी लोग ज़्यादातर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भी करते हैं। जी, और उनको ये लगता है कि जो लोग करते हैं एसआईपी उनको पता है इसकी वैल्यू कितनी है, जैसे जी, कि आपने जी, कंपाउंडिंग की जी, बात की। जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या सिर्फ लोग अब स्मार्ट एसआईपी, मतलब एसआईपी अगर वो कर रहे हैं तो वो उसी पे ही डिपेंड रह चुके हैं? बाकी चीज़ें आपको क्या लगता है कि बाकी चीज़ों पर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? लाइक जैसे आपने गोल्ड का देखिए, ज़िक्र किया था, हाँ जी, तो हाँ जी। क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हुँ, डेफ़िनेटली करना चाहिए। सब लोग करते हैं, मैं भी हुँ, करता हूँ। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट आपको करना चाहिए अपनी रिस्क बकेट के बाहर। ओके। तो और वो रिस्क बकेट हर एक की अलग हो सकती है। हुँ, आपका कितना, आप 35 इयर्स के हैं या 40 इयर्स के हैं, हुँ, अब तक तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपका लाइफ़स्टाइल आप कैसा चाहते हैं, हुँ, कितने खर्चे हैं आपके, आपको 10 साल बाद क्या बड़े खर्चे हिट करेंगे, आपके बच्चों की शादी होएगी, उनका कॉलेज का एक एजुकेशन का खर्चा होएगा, हुँ, आपकी खुद की रिटायरमेंट आएगी 15-20 साल बाद, आप जैसे भी प्लान करना चाहते हैं। तो अब आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आप कहाँ पहुँच चुके हैं। हुँ, उस फाइनेंशियल जर्नी में अगर आपको लगता है कि टिपिकल रिकमेंडेड इंस्ट्रूमेंट्स, हुँ, चाहे वो गारंटीड हो, चाहे वो एसआईपी हो, चाहे वो मार्केट लिंक्ड हो, अब मार्केट लिंक्ड में भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस की कमी है। हुँ, इंडेक्स फंड्स हैं, एक्टिव फंड्स हैं, थीमेटिक फंड्स हैं, बहुत टाइप के फंड्स रहते हैं, बहुत टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोडक्ट्स रहते हैं। हुँ, अ, अगर आपको लगता है कि आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स आर गुड इनफ कि आपके गोल मीट हो जाएंगे, और अब आपको लगता है कि हाँ, मैं थोड़ा रिस्क साइड में क्यों ना ले लूँ, हुँ, क्यों ना मैं अभी पिछले 6 महीने 8 महीने में गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज़ की रैली में मैं पार्टिसिपेट क्यों ना करूँ, हुँ, मैं क्रिप्टो करेंसी की रैली में पार्टिसिपेट क्यों ना करूँ, मैं इंट्राडे क्यों ना कर लूँ, मैं ऑप्शंस फ्यूचर्स क्यों ना ट्राई कर लूँ। बहुत लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, हुँ, बहुत लोग पैसा भी कमाते हैं अपेरेंटली, हुँ, तो मैं क्यों ये ना ट्राई करूं। यस, आपको डेफिनेटली करना चाहिए ट्राई, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए अपनी रिस्क बकेट के बाहर, हुँ, और आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि यहाँ पे आपके पैसे का कुछ भी हो सकता है। हुँ, वो 30 40 50% ग्रो भी कर सकता है, हुँ, वो 30 40 50% डी ग्रो भी कर सकता है। जितना रिस्क ज़्यादा लेंगे उतना ही रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बिल्कुल। रिस्क भी उतना ही मिलेगा। हुँ, अपनी लाइफ के साथ रिस्क मत लीजिए, अपने गोल्स के साथ रिस्क मत लीजिए, बट इफ़ यू हैव अ बफर, हुँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कॉर्पस है, आपको कोई बोनस आ गया, आपके बिजनेस है, आपके पास एक साल कोई ज़्यादा इनकम क्रिएट हो गई, हुँ, और आप रिस्क लेना चाहते हैं, और हुँ, उस रिस्क के बेसिस पे आप कुछ रिवॉर्ड निकालना चाहते हैं, तो आपको ट्राई करना चाहिए, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। हुँ। लेकिन मेन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखिए। दैट इज़ व्हाट माय रिकमेंडेशन। एक सवाल ये है कि कम सैलरीड हम्म। एक पर्सन हम्म। और उसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, हाँ जी। तो क्या वो इसके ज़रिए करोड़पति बन सकता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हुँ, और ये ना, ये चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें सच हैं। बहुत लोग बोलते हैं, और ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सच हैं। टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। ये सब लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप जितना जल्दी शुरू करेंगे, हुँ, चाहे वो जो भी अमाउंट हो, चाहे आप 500 रुपये से शुरू करें, चाहे आप 1000 रुपये से शुरू करें, चाहे आप स्टेप अप करना शुरू कर दें, चाहे आप 10,000 रुपये से शुरू करें, वट एवर अमाउंट इज़, इट इज़ इमटेरियल। हुँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप स्टार्ट अभी करें, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया हुआ है। हुँ, नंबर वन, तो आपको जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ में आपको स्टार्ट करना है। क्यों? उसका फ़ायदा क्या है? जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो मैं बात कर रहा था, वो आपको 15-20 साल के बदले आपको 30-40 साल की मिल जाएगी, हुँ, अगर आप 20-30 साल में स्टार्ट कर देते हैं। नंबर वन। नंबर टू, अगर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, हुँ, तो आपको उस जर्नी से हटना नहीं है फिर। बहुत लोग, क्या होता है जब मार्केट डाउन होती है, और ये हमने देखा, मार्केट्स के आप डेटा निकाल लीजिए, उसमें भी आपको मिलेगा, जब मार्केट्स में नेगेटिव साइकिल क्रिएट होता है, हुँ, तो बहुत लोग डर के चक्कर में एग्जिट करने लग जाते हैं। हाँ, दैट इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। हुँ, अगर आपने एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट लिया है और डेटा बैक्ड आपने डिसीजन लिया है, हुँ, और आपको समझ आ रहा है कि मैं मार्केट में अगर इन्वेस्ट करूंगा और करते चलूंगा तो मेरा ग्रोथ होगा, हुँ, तो आपको उस पर डटे रहना है। आपको बिल्कुल, मार्केट से एग्जिट नहीं करना है, हुँ, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाएगी तो आप यूनिट्स इकट्ठे कर रहे हैं अपने, बिल्कुल, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो उन्हीं यूनिट्स का आप ग्रोथ इकट्ठा कर रहे हैं। हुँ, सो यू आर ऑलवेज अर्निंग,
यू आर ऑलवेज ग्रोइंग, या तो आप यूनिट्स इकट्ठे कर रहे हैं या आप वैल्यू इकट्ठी कर रहे हैं। बिल्कुल इवेंचुअली 20 30 40 साल बाद दैट विल कंपाउंड एंड मेक यू अ करोड़पति। बिल्कुल So entry into the market as early as possible, or entry into your financial planning as early as possible, and staying with that plan for the long term. These are the two mantras that everyone should deploy. इसके साथ आप डाइवर्सिफिकेशन करिए अपने एसेट्स का, इंश्योर करिए कि आपका एक पोर्टफोलियो, एक गारंटीड पोर्टफोलियो बना रहे, ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में, मार्केट के डाउनफॉल में जब आपको ज़रूरत हो पैसे की, तो आप स्ट्रेस में ना आए। और पैरेलली आपका मार्केट लिंक पोर्टफोलियो जो है वो ग्रो करता रहेगा, और ग्रो करके आपको एक वेल्थ क्रिएशन करके देगा। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं एज फैक्टर पर। हाँ जी। देखिए, जैसे कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर कहा कि टाइमली शुरू करें तो ज़्यादा बेनिफिट इसके मिलते हैं, कंपाउंडिंग पावर उतनी ज़्यादा वर्क करती है। हाँ जी। एज फैक्टर, जैसे कि मान लीजिए कोई 20s में है, कोई 30s या 40s 50s में है, और कोई 60s में है, हाँ जी। तो इन लोगों के लिए क्या टर्म्स कंडीशन होती है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर 50 साल का एक आदमी उस टाइम पे वो सोच रहा है कि मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना है, उसने जी। पहले कभी नहीं किया, तो जी। उसके लिए फिर कहीं इक्विटी तो मुझे लगता नहीं कि शायद आप प्रेफर करेंगे कि वहाँ पे उन्हें जाना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एज फैक्टर इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम प्लान बना रहे हैं, या जो भी हमने अभी तक बात करी, वो प्लान काम कब करेगा। वो काम टाइम की वजह से ज़्यादा कर रहा है, रादर दैन कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, कौन सा शेयर ले रहे हैं, किस फंड में डाल रहे हैं। आप टाइम दे रहे हैं अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप यंग हैं, ऑब्वियसली अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो अभी स्टार्ट करिए। हाँ। अगर आप यंग हैं और आपने स्टार्ट कर दिया है, तो आपके पास टाइम है आपके फेवर में, तो आपको 30 40 साल का कंपाउंडिंग मिलेगा। तो यस, डेफिनेटली मार्केट के जितने भी साइकिल होंगे ऊपर नीचे जाने के, वो सारे आप क्रॉस करके पॉइंट ए से पॉइंट बी जब आप पहुंचेंगे तो आपका अच्छा खासा ग्रोथ हो जाएगा। एक 40 45 50 साल का व्यक्ति, उसकी लाइफ स्टेज भी समझना ज़रूरी है। वो अपने करियर में एक मिडिल स्टेज में होंगे आज की डेट में। वो 10 15 साल बाद एक रिटायरमेंट भी प्लान कर रहे होंगे, उनके बच्चे उन पे डिपेंडेंट भी होंगे, स्कूल कॉलेज ये सब चल रहा होगा, और वो फैमिली के प्राइमरी अर्नर होंगे, या बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर अर्निंग, तो बट दे आर द मेन प्रोवाइडर्स फॉर द फैमिली के हेड हैं वो अब आज की डेट में। उनके लिए इतना रिस्क लेना कि मैं अपना सारा कॉर्पस मार्केट में डिप्लॉय कर दूं, क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं है उस कॉर्पस को ग्रो करते हुए देखने के लिए। उनके पास 10 15 साल का टाइम है रिटायर होने से पहले, मान के चलते हैं, तो उनका कॉर्पस इतना ग्रो नहीं करेगा जितना एक 20 25 30 साल के व्यक्ति का ग्रो करेगा, सिंपली बिकॉज टाइम नहीं है। तो उनको प्लान ऐसे करना चाहिए, उनको अपना पोर्टफोलियो अगर अभी तक बिल्ड नहीं किया है तो उनको बिल्ड करना चाहिए एक ऐसा पोर्टफोलियो जहाँ पे शायद 50-50 लेके वो चले, जहाँ पे 50% वो मार्केट में डिप्लॉय करें, 50% वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डिप्लॉय करें जहाँ पे गारंटी है, नंबर 1। नंबर 2, उनको शायद ऐसे प्लान्स भी देखने चाहिए जहाँ पे, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अपनी फैमिली में, बहुत लोग डिपेंड करते हैं उन पे, उनको ऐसे प्लान्स भी देखने चाहिए जहाँ पे प्रोटेक्शन का भी एंगल हो, जहाँ पे थोड़ी एक लेयरिंग हो कि कल को अगर कुछ हो जाए तो फैमिली के जो लाइफ गोल्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की शादी पे कोई इम्पैक्ट ना आए, फैमिली की या वाइफ की रिटायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट ना आए, ओल्ड एज पे इम्पैक्ट ना आए, नंबर 2। नंबर 3, उनकी खुद की रिटायरमेंट उन्हें ही प्लान करनी है। हाँ। पहले क्या होता था, हम लोग सब, मतलब पेरेंट्स की जनरेशन अगर ले ली जाए तो सब लोग यही माना करते थे कि या तो गवर्नमेंट जॉब है तो पेंशन तो आएगी ही, या हमारे बच्चे हमारा ख्याल रख लेंगे। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, छोटी छोटी फैमिलीज हो गई हैं। आजकल की जनरेशन जो है वो किसी पे डिपेंड भी नहीं करना चाहती, रिटायर भी हम जल्दी होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 45 पे ही रिटायर हो जाए, 50 पे ही रिटायर हो जाए। रिटायरमेंट इज़ नाउ नॉट रिटायरमेंट, लेकिन वो सेकंड इनिंग्स की तरह सोचा जा रहा है। हम ये भी चाहते हैं कि 50 पे रिटायर हो जाए, लाइफस्टाइल भी हमारा अच्छा रहे, हम घूमने फिरने भी जाएं, हम खाना पीना भी करें। तो रिटायरमेंट जो है वो एक
पॉजिटिव सेंस में अब देखा जा रहा है, और वो पॉजिटिव सेंस में जब देखा जा रहा है तो उसकी प्लानिंग और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पे ही आके पड़ती है। दूसरी चीज़, आपको हर चीज़ के लिए लोन मिलेगा, आपको अपनी एजुकेशन के लिए लोन मिल जाएगा, गाड़ी खरीदने के लिए लोन मिल जाएगा, घर खरीदने के लिए लोन मिल जाएगा, खुद की रिटायरमेंट के लिए आपको कभी कोई लोन नहीं देगा। बिल्कुल। तो खुद की रिटायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे ही है। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो उसको रिस्क मिटिगेट करना भी ज़रूरी है, विच इज़ वेयर फॉर अ 45-50 ईयर ओल्ड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं रिस्क को कम रखूं, मैं मार्केट में एक्सपोजर डालूं, थोड़ा कम डालूं, और अपने कॉर्पस को वैसे ग्रो होने दूं। हाँ, रियलिस्टिकली देखा जाए तो फिर जो मेरे रिटर्न्स हैं वो भी मेरे को रियलिस्टिक तरीके से ही देखने पड़ेंगे। जो 25-30 साल का कोई युवक है उसको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो शायद मुझे नहीं मिल पाएंगे। इसी एज पे अगर कोई और व्यक्ति है जिसके पास अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएटेड है, उन्होंने अच्छी कमाई करी, बिजनेस उनका अच्छा चल गया, जॉब में बहुत सक्सेसफुल हैं, या फैमिली वेल्थ है, उनके पास, जैसे मैं पहले बोल रहा था, एक बफर है, उनको जितना कॉर्पस चाहिए उस कॉर्पस से ज़्यादा उनके पास अवेलेबिलिटी है आज की डेट में, तो वो रिस्क लेके अपना रिस्क का एक मीटर बढ़ा के इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में भी ट्राई कर सकते हैं, व्हाई नॉट। लेकिन अगर आपको अपने खुद के ही कॉर्पस को बिल्ड करना है तो फिर द स्ट्रेटजी इज़ अ मोर बैलेंस स्ट्रेटजी। तीसरी स्टेज अगर आ जाए, जस्ट रिटायर हो गए हैं, होने वाले हैं 55 ईयर्स, 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, यहाँ पे मेरी तो सजेशन यही रहेगी कि मार्केट्स से दूर ही रहे तो अच्छा है। क्योंकि आपने अब तक लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस कर लिया होगा, आपने अब तक लाइफ में अपना एक कॉर्पस बना लिया होगा, उस कॉर्पस को अब प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, उस कॉर्पस को प्रिजर्व करना ज़रूरी है, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हम पहले बात कर रहे थे, आपकी खुद की रिटायरमेंट है। अब वो स्टेज है लाइफ की जब आपको खुद को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है। आपकी खुद की हेल्थ, आपकी खुद का लाइफस्टाइल, आपकी खुद का अगले 20-30 साल का प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी अभी तक आपने किया है उसको प्रिजर्व करिए, एनुइटी प्लान्स लीजिए, इनकम प्लान्स लीजिए, ऐसे प्लान्स लीजिए जहाँ पे गारंटी है आपके पास कि आपका कॉर्पस प्रोटेक्टेड रहेगा, इन्फ्लेशन को बीट करेगा, टैक्स के बेनिफिट्स देगा, एंड इवेंचुअली लेगेसी के फॉर्म में आप अपने बच्चों को या ग्रैंड चिल्ड्रन को वो आगे भी दे सकते हैं। सो दीज काइंड्स ऑफ प्लान्स विल मेक सेंस फॉर अ 55-60 ईयर ओल्ड व्यक्ति जिन्होंने लाइफ में सारे एक्सपीरियंस कर लिया है। उनको अब रिस्क बिल्कुल डाउन प्ले कर देना चाहिए और अपने कॉर्पस को प्रिजर्व करना चाहिए।